अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और आज काम की बात एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ और उस हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम एक टूरिज़म का हब बनाएं, नॉर्दर्न एरियाज़ को हम प्रमोट करते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन उन नॉर्दर्न एरियाज़ में हम लोगों को या जो लोग वहाँ पर रिहायशी हैं या जो लोग वहाँ टूरिज़म के लिए आते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए करते क्या है, हमने क्या किया है, मुझे ज़रा कोई अगर ये समझा सके। और अभी मैं ये सिर्फ बातें कहानियाँ नहीं यहाँ खड़े होकर सुनाऊंगी। मैं अभी एक खबर पढ़ रही थी जिसकी हेडलाइन जो थी वो ये थी और जो कल से गर्दिश भी कर रही है सोशल मीडिया पे कि 4 किल्ड एज लैंडस्लाइड हिट्स कार इन स्कर्दू। अब जब हम सब जानते हैं एक जिम्मेदारी है जो शहरियों की है, यानी कि मेरी है, आपकी है, देखने वाले सुनने वालों की है कि हम ऐसे मौसमों में इन इलाकों में जाना अवॉइड करें। ठीक है, समझ में आती है बात, लेकिन फिर अथॉरिटीज़ बनती हैं, उसके बाद फिर जिम्मेदारी थोड़ा टाइम बाद शिफ्ट हो जाती है, एक नेक्स्ट लेवल जिम्मेदारी आती है, वो होती है अथॉरिटीज़ की, जो वहाँ के महकमे हैं, इंतज़ामिया है, NDMA है या PDMAs होती हैं, या ये सारे जो महकमे हैं जो कि आवाम से सैलरीज अपेरेंटली लेकर उन पर पल रहे होते हैं, उनका फिर काम आता है कि उन्होंने लोगों को रोकना है। मैं तो नहीं रोकूंगी। कभी चोर के बारे में सुना है कि चोर ने कहा हो कि मैं चोरी इसलिए नहीं करता कि बुरी बात है चोरी करना, चोर तो चोरी करेगा। पुलिस का काम ये होता है कि चोर को पुलिस ने रोकना होता है कि आप चोरी ना करें, और सज़ा ऐसी होती है कि चोर डरे करते हुए भी और पुलिस भी आगे से धड़ल्ले से उसको आके बताए कि भाई तुमने अगर चोरी की या तुम पकड़े गए रंगे हाथों तो तुम्हारे साथ ये होगा। अब हुआ ये, और ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि स्कर्दू में गाड़ी के ऊपर बड़ा पत्थर आ गया और सारी फैमिली जो है वो जाँ बहक हो गई। एक आधा आदमी शायद एक बच गया, और उसका एक इंटरव्यू मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, वो चल रहा था, फिर न्यूज़ में भी उसको कवर किया गया। वो ये बता रहा था कि हम अंधेरे में ट्रैवल कर रहे थे तो हमें नज़र नहीं आया कि ऊपर से क्या पत्थर आ रहे हैं। हाँ, हमने ये कुछ आवाज़ सी हमें आई और हम सब गाड़ी से उतर गए, और आगे हमने ये भी देखा, ज़ाहिर है गाड़ी की हेडलाइट जब पड़ी तो आगे हमने देखा कि रोड बंद हुई हुई है क्योंकि ऊपर से पत्थर आए हुए हैं, तो हम गुजर ही नहीं सकते थे, तो वी हैड टू स्टॉप देयर एनीवे। तो हमें वहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ी। हम गाड़ी से उतरे या उतर रहे थे, कुछ लोग बैठे, मुझे उसकी वो बात समझ में नहीं आई, लेकिन हम उतर रहे थे गाड़ी से और ऊपर से पत्थर आया और वो पत्थर हमें नज़र नहीं आया, वरना हम रोड के साइड पे खड़े होने के बजाय हम उस जगह से दूर हो जाते। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे पास सिग्नल्स आएँ। अब प्रोमोट हमने अपना नॉर्दर्न एरिया करना है, नॉर्दर्न रीजन करना है, दुनिया को बताना है कि आप हमारे पास आएँ, और वहाँ पर हालत ये है कि हमारे पास मोबाइल सिग्नल्स आते तक नहीं है। हालत ये है सड़कों की। ठीक है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, हर वक्त होते हैं, बारिश होती है, एक हद से ज़्यादा हम मौसमियाती तब्दीलियाँ भी देख रहे हैं, कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है। ये फिनोमेना पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम वहाँ रोड साइड पर लाइट्स लगा दें ताकि लोगों को कम से कम समझ आए। लाइट्स, आई एम श्योर लाइट्स होंगी तो बिजली नहीं आएगी, तो हमने अच्छा फिर चलो ये भी नहीं कर सकते, सिग्नल भी नहीं दो, बूस्टर भी नहीं लगा सकते, मोबाइल टावर्स भी नहीं लगा सकते, हम लाइट भी नहीं फराहम कर सकते, तो हम फिर इतना भी नहीं कर सकते क्या कि हम वहाँ से रोड ही बंद कर दें कि कोई गाड़ी उस तरफ आए ही ना। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने दुनिया का टूरिज़्म हब बनाना है इस मुल्क को, तो वो कैसे बनाना है और किन फैसिलिटीज़ के साथ बनाना है और किस प्लानिंग और सोच के साथ बनाना है। तो ये मेरी आज की काम की बात है। आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं 60 सेकंड्स न्यूज़, उसके बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। बाजौड़ में JUI के कन्वेंशन में खुदकुश धमाका, मकामी अमीर समेत 40 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। बाजौड़ धमाके में कलअदम तंजीम दाइश मुलव्विस है, इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ। नवाज शरीफ चंद दिनों में वतन वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, खुर्शीद शाह। पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कनाडा में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, पायलट और तमाम मुसाफिर हलाक। बांग्लादेश में अपोजिशन का एहतजाज, हसीना वाजिद से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। अफ़गान सूबे हरात में महकमा अखलाकियात ने मौसीकी के सैकड़ों आलात जब्त करके जला दिए। और अंटार्कटिका पाकिस्तान के रकबे से 3 गुना ज़्यादा समुद्री बर्फ़ से महरूम। 60 सेकंड्स न्यूज़ आपने देखी और हमने देखा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। दिल खराश वाक़यात पाकिस्तान में भी हम देखते रहते हैं, दुनिया भर में भी होते हैं। कल जो बम धमाका हुआ JUIF के कन्वेंशन में, वो भी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और बहुत सारे सवालों को भी जन्म देता है, और यकीनन उसके लिए प्लानिंग करने की भी ज़रूरत है। लेकिन पहले ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अगस्त का महीना भी शुरू हो गया है। बड़े ख़ास सेगमेंट्स हैं हमारे प्रोग्राम में, कश्मीर की ख़ास तौर पर हमने बात करनी है आज प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले ज़रा ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ आपको लेकर चलते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है
वो ये हुई है कि दुबई में मैडम तुसाओ का जो, या मैदाम तुसाओ जिसको कहते हैं, उसका दुबई ब्रांच कह लें उसको, या दुबई वाला जो है वो खुल गया है। और मैडम तुसाओ की जो मोम के मुजस्मे हैं उनका म्यूज़ियम 1835 में फ़्रांस में शुरू हुआ था और वहाँ से वो इतनी मकबूलियत उसने पाई कि आज तकरीबन दुनिया के हर बड़े हब में, हर बड़े जिसको कहते हैं टूरिज़म का जो भी एक शहर है उसमें वो होते हैं। लंदन में भी है, फ़्रांस से वो शुरू हुआ और आज ये दुनिया के कई ममालिक में कायम हो चुका है। और इस म्यूज़ियम में दुनिया की मशहूर शख्सियात के मोम से बने हुए ऐसे मुजस्मे रखे जाते हैं जो तकरीबन असल लगते हैं। और दुबई का जो मैडम तुसाओ म्यूज़ियम है उसमें भी इसी सिलसिले की कड़ी नज़र आती है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ हुआ क्या, हमारा क्या इंटरेस्ट है मैडम तुसाओ में? हमारा इंटरेस्ट ये है कि गुज़िश्ता रोज़ इसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद के मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई और इस तकरीब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि उनके साहिबजादे हैं उन्होंने भी शिरकत की, बल्कि वो ख़ास तौर पर वहाँ पर मौजूद थे जब इस वैक्स फिगर की अनवीलिंग हो रही थी। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैडम तुसाओ म्यूज़ियम जो है वो उसमें शहीद बीबी का मुजस्मा पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। उन्होंने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो ने दुबई में 10 बरस गुजारे जब वो एग्ज़ाइल में थी और इसलिए ये मेरे दिल के बड़ा करीब है। और दुबई के इस म्यूज़ियम में ये किसी भी पाकिस्तानी शख्सियत का, ये हम आपको ज़रा बताते चलें कि किसी भी पाकिस्तानी शख्सियत का पहला मोम का मुजस्समा है। तो ये है जी मैडम तुसाओ दुबई की कहानी और जो नकाब कुशाई हुई वहाँ पर बीबी शहीद के मुजस्मे की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वो अटेंड किया। अच्छा, चीन के हवाले से बड़ी अहम खबर है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में चीन के नायब वज़ीर आज़म मौजूद हैं और उनका एक बड़ा अहम दौरा है और उस दौरे पे भी हम खुसूसी बात करेंगे। 2 दिन की पाकिस्तान में आम तातील का भी ऐलान किया गया है और इसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इंतज़ामात हैं उनका, किस किस्म का स्केजुअल होगा और किस किस्म की मीटिंग्स, किस किस से मुलाकातें उनकी स्केजुअल पर मौजूद हैं और क्या पाकिस्तान को इस विज़िट में नज़र आता है कि पाकिस्तान को जो है वो हासिल होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान चीन की दोस्ती से कोई इनकारी नहीं है कि वो एक बहुत जिसको कहते हैं हायर देन दी हिमालयाज़ एंड डीपर देन दी ओशंस एंड स्वीटर देन दी हनी, और चाइना ही पाकिस्तान के साथ मुश्किल और कड़े वक्तों में साथ रहने वाले ममालिक में सर फहरिस्त होगा यकीनन। तो चाइना की एक खबर आपको हम देते हैं और चीनी सूबे में हुआ ये है कि चीनी सूबे शांगडाओ की एक खबर है और उसका शहर है छांगडाओ और शानडोंग का शहर छांगडाओ। ये अब आप ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, शहर कौन सा है और सूबा कौन सा है। लेकिन मैं आपको बताऊं हुआ क्या, वहाँ पर पाकिस्तान का एक मकबूल कौमी नगमा जो है वो गाया गया। किसकी तरफ से? बच्चों की तरफ से वो गाया गया और उसने धूम मचाई हुई है जी सोशल मीडिया पे। इस शहर में हुआ ये है कि एक प्राइमरी स्कूल है जिसके तलबा ने मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है गीत गाया था और ये हम सब बड़े दिल से गाते हैं और बड़े ही जज्बे से पाकिस्तान के स्कूलों में भी ये गाया जाता है। जब तलबा ने ये गीत जब वो गा रहे थे तो पीछे बड़ी स्क्रीन पर वो गीत नज़र भी आ रहा था और सामने स्कूल की जो इंतज़ामिया है और बच्चे उनके वालिदैन मौजूद थे, ज़ाहिर है वो देख रहे थे बच्चों को परफॉर्म करते हुए। और ये गीत मोहम्मद अली शेखी साहब ने गाया था और कई दिहाइयों तक पाकिस्तान की ये मकबूल तरीन नगमों में शामिल है। और चीनी तलबा जो हैं उनका लहजा हैरत अंगेज़ तौर पर बड़ा साफ़ था, उन्होंने बड़े ही साफ सुर संगीत के मुताबिक इस गीत को गाया। तो एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है, वक्फे से वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद बात करते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। चीनी सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे और नायब वज़ीर आज़म ही लीफेंग 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और सीपेक के 10 साल मुकम्मल होने पर जो तकरीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं, चीनी नायब सदर चीनी नायब जो वज़ीर आज़म हैं उनमें शिरकत करेंगे ज़ाहिर है। और ये साल पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए दोनों के लिए बड़ा अहम है क्योंकि सीपेक की 10वीं सालगिरह यानी कि अ डेकेड टू सीपेक जो है वो मनाया जा रहा है। चीनी वज़ीर आज़म के मातहत 4 नायब वज़ीर आज़म होते हैं जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, हर एक की डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। ही लीफेंग का जो शोबा है वो फॉरेन ट्रेड और चीनी मईशत है और ये चीनी सदर के करीब तरीन अफराद में शामिल हैं और इनका शी जिनपिंग से 35 साल से ज़ायद का पुराना ताल्लुक़ है और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के मामारों में शामिल हैं। यही वजह है कि उनकी पाकिस्तान आमद की काफ़ी अहमियत है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। फैसल रज़ा हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा 92 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त निकाला। चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तकारीब का, इवेंट्स का और मीटिंग्स वगैरह का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका होगा। क्या बता सकते हैं क्या सूरत हाल है? और एक तो सबसे पहले जुड़वा शहरों की में जो तातील है उसके हवाले से ज़रा बता दीजिए, फिर हम उनके स्केजुअल और उनकी एक्सपेक्टेड मीटिंग्स के हवाले से भी बात करेंगे आपसे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की एक जंग जो है वो गुज़श्ता 2 दहाइयों से लड़ रहा है। और इन्हीं सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो है वो जब चीनी नायब वज़ीर आज़म जो हैं उनकी आमद और उनके शेड्यूल का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, तो उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने मुनासिब समझा कि सिक्योरिटी पैराए में जो है वो 2 दिन की तातील जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत में दी गई। इस दौरान जो है वो तमाम वफाकी इदारे और इसी के साथ साथ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और तमाम जो मराकज़ हैं वो आज भी बंद हैं और जो है वो 1 तारीख को भी जो है वो 1 अगस्त को भी बंद रहेंगे। और इस वक्त सूरत हाल यही है और सिक्योरिटी के हवाले से ये सारी सूरत हाल जो थी उसके पैराए में ही वफाकी हुकूमत ने ये छुट्टी दी। और इस जो है वो तातील के बायस जो है वो अब ज़रा रश भी कम है और सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं, जैसा कि आपको पता है, ख़ास तौर पे जो है वो रेड जोन को सील किया गया है और आमदोरफ्त जो है वो इंतहाई महदूद की गई है ताकि जो है वो किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो ना हो सके, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इस वक्त। सही है। अच्छा फैसल साहब, अब ये बताइए कि इनकी मुलाकातों का और जो मीटिंग्स वगैरह हैं उसका क्या सिलसिला है, क्या अपडेट्स हैं हमारे पास, क्या रिपोर्ट है उसके हवाले से? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उनके खुसूसी नुमाइंदे की हैसियत से चीन के नायब वज़ीर आज़म और जो इस वक्त जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी मरकज़ी कमेटी के पोलिटो ब्यूरो के जो है वो अहम तरीन रुकन और सीनियर रुकन हैं। और जैसे आपने इंट्रो में बताया कि चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जो है वो इंतहाई करीबी और काबिल एतमाद साथी हैं। उसके साथ साथ जो है वो जो 4 नायब वज़ीर आज़म हैं उनमें जो है वो सीनियर तरीन हैं और इनका काम जो है वो बुनियादी तौर पर बैनुल अक़वामी इक़्तिसादियात और जो है वो चीन की इक़्तिसादी जो मफादात हैं उनको देखना है। और उनके दौर में चीन ने जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर जो अपने मफादात हैं उनके उसूल में कलीदी कामयाबियाँ हासिल की हैं। उनका दौरा पाकिस्तान इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि CPEC का जो फ्लैगशिप मनसूबा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसका पहला मरहला जो है वो उसमें भी, क्योंकि जो चीन के नायब वज़ीर आज़म हैं ही लिफेंग, वो बुनियादी तौर पर जो है वो CPEC मनसूबों की जो मनसूबाबंदी है और उसके मुख्तलिफ मनसूबे जो हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाने के हवाले से बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं। 2017 से 2023 तक जो चीन का डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन है उसके चेयरमैन रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है वो जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो उनको रेड कारपेट जो है वो उनका इस्तकबाल किया गया। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और वज़ीर दाखिला जो है वो राना सनाउल्लाह ने उनका इस्तकबाल किया। और उसके बाद जो है वो आज उनकी बाकायदा बाज़ाब्ता जो मसरूफियात हैं उनका सिलसिला शुरू हो रहा है। सबसे पहले जो है वो चीन और पाकिस्तान इक़्तिसादी इरादारी के 10 साल मुकम्मल होने पर जो है वो डेकेड ऑफ CPEC के नाम से एक तकरीब जो है वो आज मुनक्किद होगी। इस तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे, जबकि उनके साथ साथ जो है वो चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग जो हैं वो मेहमान खुसूसी होंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एज़ाज़ में जो है वो ज़ोराना भी देंगे, उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी होगी। और इसी के साथ साथ जो है वो ऐवान सदर में उनकी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अहम मुलाकात होना है। और इस दौरान उनको हिलाल पाकिस्तान का एज़ाज़ भी दिया जाएगा जो कि सिविल सतह पर जो है वो आला तरीन एज़ाज़ है। और उनकी पाकिस्तान और चीन के माबैन इक़्तिसादी, तिजारती, मुआशी और सरमायाकारी के उमूर जो हैं उनमें कलीदी खिदमात और ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में जो है वो उनको हिलाल पाकिस्तान दिया जाएगा। इसके बाद जो है वो उनकी मुख्तलिफ जो है वो मुलाकातें ड्यू हैं। इसी के साथ साथ जो है वो कल जो है उनकी अस्करी क़यादत से भी अहम मुलाकात होगी, जिसके बाद जो है वो वतन वापस रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फैसल रज़ा।
न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और बड़ा तफसील से आपने बताया कि चीनी नायब वज़ीर आज़म का क्या स्केजुअल होगा और किन किन अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें ड्यू हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जब हम बात करते हैं बारिशों के सीज़न की, तो बारिशों के सीज़न में तो बालों का हो जाता है सत्यानाश। अब आप कहेंगे कि चीन से बालों का क्या ताल्लुक? चीन से बालों का ताल्लुक नहीं है, ये बालों की ख़ास तौर पर मैं बात कर रही हूँ और उसकी वजह ये है कि बाल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। फिर ख़वातीन का मसला अलग है, वो फिर डाई भी बहुत ज़्यादा करती हैं, उसकी वजह से बालों की मज़ीद हालत जो है वो बिगड़ जाती है। डव इसके हवाले से एक अहम सोल्यूशन लेकर आया है और वो सोल्यूशन ये है कि डव पेश करता है डैमेज बालों का अल्टीमेट सोल्यूशन एक अनोखे अंदाज में। गर्मी के मौसम में बालों का गिरना और खुश्की एक बड़ी आम बात है और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा लोगों की है और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि इससे कैसे डील करना है। लेकिन डव के साथ आप अपने बालों को रिपेयर कर सकते हैं पहले ही वॉश से, और डव का इंटेंस रिपेयर फॉर्मूला बनाता है आपके बालों को खूबसूरत और डैमेज फ्री। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं मौसम की सूरत हाल मुल्क भर में मुख्तलिफ है और मौसम मुख्तलिफ किस्म की अंगड़ाइयाँ ले रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, कहीं सैलाब का ख़तरा है, कहीं दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी आ रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि अगस्त का महीना और ख़ास तौर पर पहले 2 हफ्ते पाकिस्तान में मौसम के हवाले से कैसे रहेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि अगस्त के पहले 2 हफ्ते जो हैं वो पाकिस्तान में, मुल्क भर में और मुख्तलिफ इलाकों का अगर आप ब्रेक डाउन कर देंगे कि मौसम के हवाले से कैसे रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले 2-3 दिन तो कोई ऐसा ख़ास वेदर नहीं है अगस्त में के शुरू के जो दिन है, आज 31 जुलाई और फिर अगले पहली 2 तक एटलीस्ट, या 2 तक कोई ऐसा इक्का दुक्का जगहों पर या चंद एक जगहों पर, स्कैटर्ड जगहों पर है। कोई शुमाल मशरकी पंजाब है, जो लाहौर से ऊपर का जो इलाका है, सियालकोट, नारोवाल और ऊपर गुजरांवाला, इस्लामाबाद और केपी के कुछ इलाके, इन इलाकों में कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश। अगले 2-3 दिन तो इसी तरह का मौसम है। 3 अगस्त के बाद फिर एक स्पेल है, वो भी इन्हीं इलाकों तक महदूद है। बाकी मुल्क के मैदानी इलाकों में अगले कोई हफ्ता 10 दिन तक कोई ऐसा ख़ास मौसम नहीं है। ज़्यादातर इलाकों में खुश्क मौसम रहेगा। जो मैदानी इलाके हैं, यानी उसमें सेंट्रल पंजाब से नीचे जो साउथ पंजाब पूरे का इलाका है, ख़ासकर जो ईस्टर्न साइड है, और फिर सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके, एक्सेप्ट जो नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान है, ज़ोब, कोलो, सिब्बी। और मुल्क के मैदानी इलाकों में तो मौसम बेहतर रहेगा। यहाँ पे ऐसी काबिल ज़िक्र बारिश नहीं है। पंजाब के भी सेंट्रल पंजाब से नीचे जितना इलाका है उसमें, और बलूचिस्तान के बेशतर और सिंध के तमाम एरियाज में, सवाए जो साउथ ईस्ट से पार कर 6 अगस्त को कोई किस दरमियानी बारिश है। और फिर अगस्त के मिड तक सिंध में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज, महकमा मौसमियात से डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि मुल्क में फ़िलहाल तो ऐसी कोई बहुत सीरियस किस्म की बारिशों की पेशगोई नहीं है अगले 2 हफ्तों के हवाले से अगर हम बात करें। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं कुल्फ़ियों की, और कुल्फ़ियाँ मुझे क्यों याद आई, आज सुबह नाश्ता में करके आई हूँ बिल्कुल भरपूर तरीके से। कुल्फ़ियाँ मुझे इसलिए याद आई कि हम सब स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, मुख्तलिफ पाकिस्तान के टूरिज़म डेस्टिनेशंस पे गए जहाँ पर सयाह आते हैं, मिसाल के तौर पे फैसल मस्जिद। और हम जब स्कूल जाते थे, छल्ली वाला से छल्ली लेना, वो अंकल हमारा बन जाता था। उससे हम कभी कहते थे अंकल 5 रुपए कम है, इसी पे छल्ली दे दें, कल दे देंगे, तो वो हमारा बड़ा ख्याल भी रख लेते थे। जब आपको महसूस हो या आपको ये ख़बर मिले कि आप जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर छल्ली ख़रीदते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कुल्फ़ियाँ ख़रीदते थे, उसको जेल हो गई, उठा के ले गए, उनको जेल हो गई और जेल के अंदर वो पड़े हुए हैं, और फिर आपको पता चला कि उन पे जुर्माने हो गए, उनको पता नहीं कितने महीनों की कैद हो गई, तो आप सोचेंगे कि भाई क्यों, क्या ऐसे उसने जुर्म किया था। तो इसी किस्म तो कुल्फ़ियों से मुझे ये बात याद आई कि हमने पिछले दिनों एक केस देखा फरमानुल्लाह रेडी बान का, जो कि फैसल मस्जिद के बाहर कुल्फ़ियों की रेडी लगाते थे और उनको एक दिन आके पुलिस पकड़ के ले गई और उनको जेल भी हो गई। उनका मुकदमा चला, बड़ा
अफरा तफरी में उनका मुकदमा चला बड़ा तेज़ी में, और उनको जेल भी हुई, फिर उनकी जुर्माने लगे और वो सब चीज़ें हुई। अब खैर बहरहाल हुआ ये कि उनके वकील उमर गिलानी साहब जो एडवोकेट हैं, उन्होंने उनकी ज़मानत कराई। उनके केस के हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि उनका केस अब कहाँ पर स्टैंड करता है और क्या वो जुर्माना वगैरह ताहाल बहाल है या वो मुअत्तल हो गई सज़ा। फरमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं अलॉन्ग विद हिज एडवोकेट उमर गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फरमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए प्रोग्राम में। सबसे पहले तो बताएं ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। कितने दिन आप जेल में रहे? जेल में मैं 15 दिन रही हूँ। अच्छा, और रेडी कितने अरसे से लगा रहे हैं? रेडी तो जी मैं 30 साल से लगा रहा हूँ इस्लामाबाद में, लेकिन फैसल मस्जिद में जो लगा रहा हूँ ये 8-9 साल हो गए। अच्छा, फैसल मस्जिद में लगा रहा हूँ। और इससे पहले मैं थरामड़ी में रेडी लगाता रहा, फिर इधर मिलौड़ी में लगाता रहा, फिर उसके बाद जनासपुर में लगाता रहा। कोलपी गर्मियों में कोलपी और सर्दियों में छल्ली, दानी छल्ली, ये मैं लगाता रहा। और उसके बाद फिर फैसल मस्जिद गई हूँ, 8-9 साल मैं उधर लगाता रहा। और ये हमारा ज़िंदगी है। अभी 5 बच्चे हैं मेरा। अच्छा, 5 बच्चों में से एक ठीक है और 4 माजूर है। अच्छा, और इसी रेडी पे मैं अपना घर का सिस्टम चला रहा हूँ। आप वाहिद कफील हैं? जी मैं वाहिद कफील हूँ 5 बच्चों का। और मेरा माँ भी है, मेरा वालिद साहब फौत हो गए, तो माँ जो है ना वो शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उसको विक्सलीन लगते ना, तो मुझे सीढ़िया वाले ने उठाया था। मुझे अदालतों का भी शुक्रिया मेहरबानी, और वकील साहब का भी बड़ा मेहरबानी शुक्रिया। मेरे बच्चे बहुत खपा बैठे हुए थे घर में। उनको कैसे पता चला कि आपको पुलिस ले गई है? जरा जी बस उधर कोई लोगों ने पहुंचाया होगा खबर मुझसे, तो सब कुछ ले लिया गया, आईडी कार्ड, मोबाइल, सब कुछ ले लिया गया। और मुझे रात अफारा थाने में रखा, और उसके बाद जो है ना सीधा अडियाला जेल भेज दी। और फिर 15 दिन आप वही रहे? जी जी वहीं पे रहे। अच्छा, और कुल्फियाँ जो मतलब आप बेचते हैं, जाहिर है वो कुल्फियाँ कौन बनाता है? जी कुल्फ़ी का जो दूध होता है वो हम खुद बनाते हैं जी। अच्छा। उसके लिए दूध लेते 200 रुपये किलो, ठीक है। और उसका जो उसमें डाला जाता है, खोया डाला जाता है, चीनी डाला जाता है, कुल्फ़ी का अपना एक जायका होता है वो डाला जाता है। और उसको हम तकरीबन 1 घंटा दूध को बना लेते, सुखा लेते, गाढ़ा कर देते, फिर उधर पेटी होते उसमें बर्फ़ डाल लेते और उसमें सांचे डाल लेते, बस दूध डाल की कुल्फ़ी बन जाती है। जी जी सही है। और मतलब ये हमेशा से कुल्फ़ियाँ बनाते थे या ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सीखी? क्योंकि 30 साल से तो अब आप बेच रहे हैं। हमेशा शुरू से मैं दाने शाने बनाते थे, छल्ली दाने, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीख लिए, कुल्फ़ी सीख लिए, दूध बनाना सीख लिए। और कितने की होती है कुल्फ़ी जो आप बेचते हैं आजकल? कुल्फ़ी 30 और 50 की होती है आजकल। अच्छा जी। और दिन का आपकी कितनी कमाई हो जाती है? मेरा दिन का 1500 भी हो जाता है, 1800 भी हो जाता है, 2000 भी हो जाते हैं। बस दिन काम के हिसाब से हो जाते हैं ना, जितना काम हो जाए तो उतना कुछ निकल आ जाता है। तो नहीं, ये तो आपकी वो हो जाती है ना कमाई। इसमें बचत आपको कितनी होती है? मतलब घर जो आप लेके जाते हैं या जो मुनाफा होता है यही होता है 1200 1300 यही हो जाती है। और इलाज पे कितना खर्चा आता है जो आपके बच्चों का है? और जी इलाज में तो मैं और भाई घर में शरीक है। अच्छा ठीक है। तो जब मेरे पास कोई कमी आ जाता है तो भाई सऊदीया में वो 1500 तनख्वाह पे गाड़ी चला रहे हैं ना, सऊदीया में रेलों के हिसाब से 1500 पे महीने का गाड़ी चला रहे हैं। तो भाई भी भेज देते, 30,000 भी भेज देते, 25 भी भेज देते, 40 भी भेज देते महीने का। तो बस दोनों इकट्ठे घर का सिस्टम चला रहे हैं। माँ का जो दुआइश है वही है, वो भाई बर्दाश्त कर देते, मैं अपने बच्चों को बर्दाश्त कर देता। सही है। इसी तरह सिस्टम चलता रहता। जो 15 दिन आपने गुजारे जेल में, जी जी, तो आप अंदर बैठ के क्या सोचते थे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ? यार मैं बहुत मुश्किल से मैंने गुजारे। मैं मर्द हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मेरा जो 4 बच्चे माजूर, मुझे उसका फिक्र था और बुढ़ी माँ का फिक्र था। मुझे कुछ भी नहीं होता है। मैंने कहा घर में क्योंकि भाई बाहर होते हैं सऊदी अरब में, तो मर्द कोई और नहीं है? घर में कोई भी नहीं है। मैंने भाई का बेटा मंगवाया गाँव से, तो वो मेरा घर का ये 15 दिन कफाला करता रहे। अभी भी मेरे पास है, वो सामने बैठा है। उमर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने इनका केस लिया और आपकी वजह से ये बाहर हैं, आप वसीला बने हैं इस केस के। ऐसे केसेस से आपको क्या समझ आती है, क्या लर्निंग होती है कि एक आदमी 7 साल से उसी जगह पे है हमेशा से, और
एक दिन अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो उसको पता लगता है और सारे लोगों को आसपास पता लगता है कि तुम तो भाई किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो 7 साल तक तुम खिलाफ वर्जी करते रहे और हम सोते रहे और अचानक हमें जाग गई है। इनके केस के फैक्ट्स जब मैंने देखे तो आप यकीन जाने कि मुझे भी उतना ही दुख हुआ जितना बाद में जब ये चीज़ मीडिया पे आई तो तमाम लोगों को हुआ। और इतनी हैरानी भी हुई कि जिस दौर में लोग बहुत ही मुश्किल से अपनी 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं महंगाई की वजह से, उसमें हुकूमत लोगों को कोई सहूलियात तो दे नहीं पाती, रोज़गार तो दे नहीं पाती। तो हुकूमत ने अब अपने कारिंदे जो हैं इन लोगों पे छोड़े हुए हैं जो इनको लूटते हैं और इनकी 2 वक्त की जो मुश्किल से कमाई हुई रोज़ी है उसमें से भत्ते लेते हैं। इस्लामाबाद में भी ऐसे होता है ये? जी बिल्कुल होता है। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के तमाम शहरों में बदकिस्मती ये है कि वो लोग जो हमारी अर्बन लाइफ में रंग भरते हैं, जो जिना सुपर में, फैसल मस्जिद में, तरामड़ी में और मेलोडी मार्केट में रेड़ियाँ लगाते हैं, खोखे लगाते हैं, उनको हुकूमत कोई फैसिलिटेट करने की बजाय, सपोर्ट करने की बजाय, उनसे भी हुकूमत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से घेर घार के एक्सट्रैक्शन कर रही है। तो मुझे तकलीफ़ हुई। मैं इस्लामाबाद शहर से मेरी बड़ी कल्बी दिली वाबस्तगी है, मैं इसी शहर को अपना शहर समझता हूँ। तो मुझे बहुत दुख भी हुआ और बिल्कुल शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मुझे बार बार शर्मिंदगी होती है जब ये इस तरह कहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में जो भी शख्स किसी भी मकाम पे पहुँचा है, हम वकील की हैसियत से लोगों की आवाज़ अदालत में उठा सकते हैं, आप मीडिया की तवस्सुत से लोगों के सामने बातें पहुँचा सकते हैं। ये तो दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू कि जब हमें अपने माशरे के जो रिलेटिवली डिप्राइव्ड सेगमेंट्स की कोई चीज़ पता लगे तो हम कम से कम उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। हम तो इनके लिए कुछ और तो नहीं कर सकते, बिल्कुल एहसास कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एहसास भी करें, आवाज़ भी उठाएं। तो ये हमने कोई किसी पे एहसान नहीं किया, ये हमने अपने ज़मीर के साथ इंसाफ किया है। तो अब इनकी जो सज़ा है, जो केस है, ज़ाहिर ये बाहर आ गए हैं, क्या वो सज़ा जो जुर्माना था या जो कैद वगैरह थी वो ख़त्म हो गई है, बरीयत हो गई है, इस केस की मुअत्तली हो गई है, सज़ा हो गई, या अभी ज़मानत पे हैं और वो अदा करने हैं? जी अभी ये फ़िलहाल ज़मानत पे हैं। अच्छा। और इनकी अपील जो है वो एडिशनल सेशंस जज की अदालत में ज़ेर समाअत है, और अपील चूँकि ज़ेर समाअत है तो उस मुकदमे के बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन सज़ा तो मतलब मुअत्तल नहीं हुई, ज़मानत पे हैं। जी, इनकी सज़ा अभी जो 3 महीने कैद बा मुशक्क़त इनको दी गई थी, और इनसे ये अडियाला में 15 दिन मुशक्क़त भी करते रहे बेचारे, तो और 5 लाख जुर्माना वो अभी माफ़ नहीं हुई, और उसकी माफ़ी के लिए हम इंशाल्लाह अदालत में दोबारा पेश होंगे और वो अपील करेंगे। देखें, कानून में बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स रेडी लगाता है तो ये आइन में जो उसके बुनियादी हुकूक हैं उनमें से एक हक आर्टिकल 18 में फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिज़नेस है, और जिसका मतलब ये है कि हर शख्स को जिसको अल्लाह ताला ने ये एक जिस्म दिया है, मज़दूरी करने की सलाहियत दी है, उसका ये हक है कि वो किसी कारोबार, किसी पेशे से, किसी सनत से, किसी हरफत से अपनी रोज़ी कमा सकता है। ये हक जो है वो हमारा आइन भी तस्लीम करता है, और रियासत का कोई इदारा, हत्ता कि कानून भी उससे नहीं ले सकता। तो यहाँ तो ये बग़ैर कानून के इस तरह से लोगों को तंग कर रहे हैं। तो मैं ये यानी मुझे खुशी इस बात की है कि ये फरमानुल्लाह तो एक केस है, लेकिन ये इशू हमारे शहरों में तमाम लोग बिल्कुल, और ये अच्छे खासे दुकानदार भी ये चीज़ फील करते हैं। मैंने वकील साहब से ये इसलिए पूछा भत्ते वाली बात कि हम कराची के बारे में बहुत सुनते थे ना, कराची में भत्ताखोरी, हमें इस्लामाबाद के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ये चीज़ अब पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी है, और सिर्फ रेडी वालों के साथ ही नहीं है, अच्छी दुकानों वालों के साथ भी है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एडवोकेट उमर गिलानी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, फरमानुल्लाह रेडीवान भी हमारे साथ मौजूद थे, जिनको के सज़ा हुई, और अब अल्लाह करे कि इनका मुकदमा ख़त्म हो और ये एक सुकून की नींद, चैन की नींद घर में सो सके। फरमानुल्लाह साहब, आखिर में जाते जाते कोई बात करना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? कौम आपको सुन रही है? ये कि मेरे जो बच्चे हैं ना, वो मैंने बहुत डॉक्टरों के पास लेके गए, वो ठीक नहीं हो रहे हैं। मेरा जो इधर इस्लामाबाद में बैतुल माल जो सिस्टम है, मैं इंशाल्लाह बच्चों को उधर लेके आऊँगा, और वो मेरा बस का काम नहीं है। तो बस वो आप हम पर छोड़ दें। जो भी डॉक्टर कहते हैं वो कहते हैं 7 साल का हो जाए, ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो ठीक नहीं हुई बच्चे मेरा।
उसकी इनका बीमार है, 2 बच्चे और 2 जो है ना वो गूंगे, तो उसको मैं बैतुल माल लेके आऊँगा और इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बस जिस तरह भी है इसका कोई तरीका कर ले आप लोग। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह और ताला मेरे वसीले गवर्नमेंट से बनाते ये हैं। ख्वाहिश है कि मुझे पास दिया जाए, पास दिया जाए, जी बिल्कुल जी, सही है। ये आकर पास दिया जाए कि मैं रेडी लगाता रहूँ। बाकी मेरा तालीम नहीं है, कोई इस तरह की सिस्टम नहीं है। बस मेरे आपने पास। परेशान नहीं होना, हम आपके जी, साथ खड़े हैं, वकील मेहरबानी। साहब आपके साथ खड़े हैं, वकील और वकील मीडिया साहब आपके पास का होना और चाहिए बस। अदालतों का बड़ा मेहरबानी, शुक्रिया, इन्होंने मेरा जो है ना। और इंशाल्लाह अगला मेरे सेशन बच्चों को फरमानुल्लाह खुश साहब कर दिया। आपका हमारी प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि एमडी बैतुल माल के साथ कराएं। और एमडी साहब के साथ एक और सेशन भी पहले हो चुका है, एक दफ़ा पहले भी उन्होंने हमारी प्रोग्राम की इतनी इज्जत रखी, हमारी इज्जत रखी कि उन्होंने एक शख्स को मदद फराहम की। आपके साथ भी इंशाल्लाह इसी किस्म का मामला करने की कोशिश करेंगे। और एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, इंशाल्लाह वक्फे के बाद जब आपसे मुलाकात करेंगे अभी तो चावल के हवाले से बात करेंगे। भारतीय चावल की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके पाबंदी के हवाले से कुछ डिस्कशन होगी। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात आलमी सतह पर खुराक की फराहमी पर भी ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं और भारत की मकामी मार्केट में चावल की कीमत बढ़ना शुरू हुई तो हुकूमत ने नॉन बासमती सफ़ेद चावल की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी, जिससे दीगर ममालिक में चावल महंगा होने लग गया। थाईलैंड और वियतनाम ने भी चावल की कीमतों में 10% इजाफा कर दिया है और IMF का कहना यह है कि भारत से चावल की बरामदात पर पाबंदी से आलमी ग़िज़ाई अफरात ज़र पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान भी चावल बरामद करने वाला मुल्क है और हमारे मुल्क के लिए मुख्तलिफ ममालिक को अच्छे दामों चावल फरोख्त करने का मौका तो ये ज़रूर है, लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान में भी चावल की कमी वाक़ई हो सकती है और इसकी कीमत भी बढ़ सकती है। वैसे ही हमें तो बहाने चाहिए चीज़ों की कीमतें बढ़ाने की। अच्छा, भारत ने बासमती चावल बरामद करने पर पाबंदी आयद नहीं की बल्कि नॉन बासमती चावल की एक्सपोर्ट्स को बैन किया है। अब इसकी क्या वजह है? अगर पाकिस्तान ने भारत की जगह आलमी मंडी में चावल बरामद करना शुरू किया तो क्या उससे मुल्क में चावलों की किल्लत पैदा हो सकती है? इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसीब अली खान साहब, जो कि पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के नायब सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हसीब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तानी चावल और भारतीय चावल दोनों का क्या फ़र्क है? देखें, जो पाकिस्तान में वैरायटीज़ ग्रो होती हैं और जो इंडिया में वैरायटीज़ ग्रो होती हैं, उनमें मेजर वैरायटी जो हमारे पास है वो बासमती है और नॉन बासमती है। बासमती में हमारे पास 2 से 3 किस्म की वैरायटीज़ आ जाती हैं, जो सुपर बासमती है, PK 1121 है। इंडिया के पास जो वैरायटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं बासमती की रेंज में भी। खैर, एज कम्पेयर टू इंडिया, नॉन बासमती जो इंडिया ने इस वक्त बैन करा है, उसकी मेन रीज़न ये है कि उन्होंने लास्ट 2 इयर्स अपने जो वो रिजर्व रखते हैं और अपनी लोकल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनकी लोकल कंजम्पशन है, लास्ट टाइम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर दी थी, तो उनके जो रिजर्व थे, जो स्टॉक्स वो लेके मेंटेन करते हैं, वो शॉर्ट हो गए थे। इस वजह से उन्होंने इस सीज़न में, और ओवरऑल जैसे आपको पता है कि इस वक्त फ्लड बहुत ज़्यादा हिट करा है इंडिया पे स्पेशली, और उस वजह से उन्होंने अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए ये 30 अगस्त तक का उन्होंने इस वक्त बैन करा है एक्सपोर्ट्स को, और वो भी वाइट, पर्टिकुलरली नॉन बासमती वाइट राइस को। और पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त, पाकिस्तान में हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स है वो नॉन बासमती की। जी, फरमाइए। हमारी जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो है नॉन बासमती की। नॉन बासमती अगर आप फिस्कल ईयर 21-22 देखेंगी तो उसमें हमने तकरीबन 3.7 मिलियन टन एक्सपोर्ट करा था, और वो नॉन बासमती करा था, जिसमें से 800,000 टन हमने एक्सपोर्ट्स करे थे बासमती के। और हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था 21-22 फिस्कल ईयर में, वो हमने कंट्रीब्यूट करा था अराउंड $2.64 बिलियन। और 22-23 में हम फ्लड हिट करा था पाकिस्तान को, तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन थी वो 30% कम थी एज कम्पेयर टू 21-22।
बट अगेन हमने अराउंड 3.1 मिलियन टन एक्सपोर्ट्स करी है नॉन बासमती की, और अराउंड 600,000 टन के करीब हमने बासमती एक्सपोर्ट्स करा है। और इसके अलावा हमारा इस वक्त हमने कंट्रीब्यूट फॉरेन एक्सचेंज में 2.14 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज हमारा 22-23 के फिस्कल ईयर में आया है। और जैसे अभी हमारी मीटिंग्स हो रही हैं पंजाब एग्री तो से, अब अगर 31 तक आप कह रहे हैं कि 30 अगस्त तक भारत ने ये पाबंदी की हुई है आयद, तो उससे पाकिस्तान के पास है कोई पोटेंशियल कि हम इतने कम अरसे में हमारे पास ऑर्डर्स आएँ और हम लेके अपना जो है वो ज़र मुबादला इससे कमा लें? और उस सूरत में अगर हम उस तरफ जाते हैं तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान के अंदर अपनी चावल की जो पैदावार और जितनी कंजम्पशन है वो तो नहीं कहीं शॉर्टफॉल तो नहीं हो जाएगी हमें, मतलब उसका तो नहीं शॉर्ट हो जाएगी? जिस तरह हम कहते हैं कि अक्सर मार्केट में ये चीज़ शॉर्ट हो गई तो कीमत बढ़ गई, फिर उसको वापस हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं दालों के साथ और आटे के साथ, तो कम अज़ कम हम ये चीज़ करते ही हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ मैं आपको इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग की बात करें तो इस वक्त हमें इंडिया की बैन भी ऐसे, और वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन जो है राइस की, जो राइस ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, 10 to 20% का हमें प्रोडक्शंस की आ रही है कि प्रोडक्शंस कम है। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है इस वक्त। इंडिया के बैन होने के बाद पाकिस्तान के पास एडवांटेज बिल्कुल है, और पाकिस्तान के पास प्राइसिंग भी अच्छी हमें मिल रही है इस वक्त। और अभी हमारी क्रॉप इंशाल्लाह आफ्टर नेक्स्ट 15 डेज हमारी क्रॉप भी मैच्योर हो जाएगी, और जब वो मंडियों में आना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हमें प्राइसिंग भी अच्छी होगी। अगर आपको एक और चीज़ मैं क्लियर करता जाऊं, जो आप बात कर रही हैं कि जैसे इंपोर्ट हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्योंकि देखें, हमारे यहाँ पे जो तकरीबन अगर आप कंपेयर करें नॉन बासमती है, वो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में 90 अबव हमारी एक्सपोर्ट हो जाती है, 90% एंड अबव एक्सपोर्ट हो जाता है नॉन बासमती। नॉन बासमती हम लोग यहाँ पे पाकिस्तानी नहीं, ज़्यादातर बासमती ईटर्स हैं हम लोग। तो बासमती की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं तकरीबन 800,000 टन, और हमारी प्रोडक्शन जो है वो अराउंड 2.5 मिलियन और 3 मिलियन के करीब हमारी प्रोडक्शन है बासमती की। तो हम बेसिकली जो हम लोग हैं वो है वीट, हमारा स्टेपल फूड है वीट। तो वीट के बाद राइस पे आते हैं। तो राइस जो है वो हमारे लिए कभी भी स्टेबल नहीं रहा। और सेकंड आपको ये बताऊं कि 2008 में जब इंडिया ने बैन कर दिया था और वर्ल्ड फूड क्राइसिस थे, सिर्फ वाहिद एक पाकिस्तान था जिन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बैन नहीं करी थी, और हमने जितने भी कंट्रीज को हमने सर्व करा था जहाँ से भी रिक्वायरमेंट्स थी। तो इसलिए अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और इस बार हमारा ग्रोइंग एरिया भी है वो बढ़ के पहले 5.4 मिलियन एकड़ से अब वो 6 मिलियन एकड़ पे इस वक्त ग्रोइंग हो रही है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से किसानों को अच्छे उसका क्रॉप का उन्हें रिटर्न्स मिल रहे हैं। चलें, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आपने चूंकि बात की थी कि भारत में सैलाब वगैरह आए और जाहिर है बारिश की वजह से और ज़्यादा बारिशों की वजह से बल्कि क्रॉप्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हुई हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी इस किस्म का कोई सिलसिला था? क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर भी सैलाब और ज़रूरत से ज़्यादा बारिशों का एक सिलसिला तो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इस पूरे खित्ते में ही एक नज़र आया है। देखें, क्लाइमेट चेंज से हम काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, और क्रॉप साइकिल भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। साथ में जिस तरह यानी कि बेमौसम बारिशें हो रही हैं और ज़्यादा बारिश हो रही हैं, इसीलिए अब ये प्रॉब्लम ये आ रहा है हमें कि अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे दरिया सतलुज की साइड पे इस वक्त सैलाब है, और वो ज़्यादा एरिया जो है वो ड्राई साइड का एरिया है, दरिया चनाब सतलुज साइड का एरिया। तो हमारी जो इस वाली जो पंजाब का सेंट्रल पंजाब और ये नॉर्थ पंजाब वगैरह इस साइड पे अभी तक ऐसी कोई हमारे पास न्यूज़ नहीं है कि ज़्यादा फ्लड इफेक्ट कर गया हो। बस अब ये फ्लड जो जाके सिंध में जब होगा तो सिंध को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारी जो क्रॉप जो डैमेज हुई थी वो 86 की जो लॉन्ग ग्रेन हम जिसे कहते हैं सिंध में, वो ज़्यादा डैमेज हुई थी। पंजाब में इतनी फिर भी नहीं हुई थी। बिल्कुल सही। अच्छा, और ये भी बताइए रफली के पाकिस्तान में कितनी चावलों की इकसाम हम पैदा करते हैं? पाकिस्तान में हमारे पास रिसर्च तो हो रही है, लेकिन जिस तरह रिसर्च होनी चाहिए उस तरह तो ऑफ कोर्स R&Ds काम नहीं कर रही। लेकिन ये है कि हमारे पास जो बासमती में आप कह लें 2 से 3 रजिस्टर्ड हैं, वैरायटीज रजिस्टर्ड हैं, और हमारी सुपर बासमती की इस वक्त जो डिमांड है वो यूरोप में
बहुत हाई डिमांड्स पे रहता है बासमती। और बासमती हमारा एक समझ लें हेरिटेज भी है, एक हमारा कंट्री के लिए प्रीमियम भी लेके आता है, वो प्राइसिंग भी बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू नॉन बासमती। तो हमारे पास बासमती के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बासमती पे अच्छी तो झगड़ा भी है हसीब साहब। मुझे नहीं पता वैसे, मैं इस चीज से बिल्कुल लाइल हूँ, लेकिन बासमती पे तो झगड़ा भी है कि किसका है, हमारा है या उनका है। नहीं, वो झगड़ा जो आप बासमती है, खैर वो हमारा चल रहा है, तो मैं डिस्कस करना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल वो है। हाँ ठीक है बिल्कुल, मैंने वो अजराय तफन्नुन मैंने ये चुटकुला छोड़ा है आपको एक तरह से छेड़ने के लिए। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ठीक है, उसमें आप ना करें बात। एक बासमती और एक हमारा हिमालयन सॉल्ट। एग्जैक्टली, हिमालयन सॉल्ट। बासमती की आप हिस्ट्री में जाएंगी तो बासमती बेसिकली कोलूताड़न हाफजाबाद में बासमती 370 हमारा हुआ करता था। और इसकी स्टोरी बासमती की शशि पन्नू की उसमें से शायरी में से आपको मिलेगी। तो बासमती की बहुत ओल्ड स्टोरी है और वो स्टार्ट होती है हाफजाबाद। अच्छा, थोड़ी सी सुना दे फिर वो स्टोरी हमारे नाजरीन के लिए भी। हाँ, मैं सच यानी कि इतना ज्यादा उस पर नहीं। बेसिकली बासमती जो ड्राइव हुआ है वर्ड, वो बास मीन स्मेल, कोई भी स्मेल बास करना, और मती कोई भी चीज जो आपकी सेंस को हिट करे, तो बेसिकली यहाँ से ड्राइव हुआ है वर्ड। सही है, वेरी इंटरेस्टिंग। चलें, अब अल्लाह करे कि हमारा जो चावल की है एक मार्केट है, एक्सपोर्ट के हवाले से भी पाकिस्तान के अंदर भी वो इसी तरह फलती फूलती रहे, और हमारी सारी ही जितनी भी क्रॉप्स हैं, हमारी ख्वाहिश हमेशा ये होती है, दुआ भी यही होती है कि, और ये सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं है, या जो उगाते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए नहीं है, एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये एक पूरे मुल्क की, जब फूड सिक्योरिटी होती है किसी में, तो उसके लोग जो हैं वो ज़्यादा मुतमईन और ज़्यादा चैन की नींद सोने वाली कौमें जो हैं वो ज़्यादा तरक्की करती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हसीब साहब, आपने वक्त निकाला, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपने समझाया। और बासमती का नाजरीन हमें कुछ पता चल गया कि शशि पन्नू से इसका ताल्लुक है। अब इसको हम मजीद ज़रा निकालते हैं, इधर उधर माजी के झरोकों में जाके देखते हैं, और इसके वाले से कुछ हिस्ट्री अगर हमें मिले तो हम भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आप भी ढूंढिएगा, आपको क्या पता चलता है कि बासमती जो है वो किस मुल्क का है। भारत कहता है उनका है, हम कहते हैं हमारा है। तो ये झगड़ा चल रहा है जिस तरह से कि हिमालयन सॉल्ट का जो है वो सिचुएशन चल रही है। एक वक्फे की तरफ बहरहाल हमें बढ़ना है, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं थोड़ी सी क्रिकेट के हवाले से। ये 15 मार्च 1979 का रोशन दिन था जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मेलबर्न में पहले टेस्ट का आखिरी रोज था। ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करी थी और पाकिस्तानी बॉलर्स मुश्किलात के शिकार थे। टेस्ट जारी था। फिर चाय के वक्फे के बाद पाकिस्तान के फास्ट बॉलर सरफराज नवाज ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो आज तक याद किया जाता है। उन्होंने उस इनिंग्स में सिर्फ 86 रन्स देकर 9 विकेटें हासिल की और उन्होंने रिवर्स स्विंग का एक बेमिसाल मुजाहरा किया। और गुज़िश्ता दिनों सरफराज नवाज साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक खत लिखा और उस खत में उन्होंने नौजवान बॉलर्स को मुफ्त कोचिंग की पेशकश की है। उन्होंने खत में कहा है कि वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को रिवर्स स्विंग सिखा सकते हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप के शुरू होने में अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं बचा और इस वक्त उनकी जो ये पेशकश है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। और ख़त में उन्होंने 3 हफ्तों के लिए अपनी दस्तयाबी यानी कि अपना स्केड्यूल भी बताया कि वो 3 हफ्तों के लिए दस्तयाब हैं। क्या सरफराज नवाज को पीसीबी की तरफ से कोई जवाब आया? पाकिस्तान के नौजवान बॉलर्स को अपनी टेक्निक में कहाँ बेहतरी लाने की ज़रूरत है, जानते हैं। हमारे साथ सरफराज नवाज साहब मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं बरतानिया में, गुलाम हुसैन साहब, और वो बात कर रहे हैं सरफराज नवाज साहब से। आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम हुसैन साहब, सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। जी ज़रा बात कीजिए सरफराज साहब से। गुलाम हुसैन साहब पूछिए कि इनकी जो ये ऑफ़र है ये क्यों इन्होंने दी और किस किस्म की टेक्निक्स जो हैं वो अपनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। कैसे ख्याल आया आपको ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को जो खत लिखा आपने? नहीं, देखें, मैं पिछले जितने भी क्रिकेट बोर्ड आए हैं तमाम में मैं जाके फास्ट बॉलिंग कोचिंग करता रहा हूँ और अब चूंकि मैं पाकिस्तान का सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान जाऊं और मौजूदा चेयरमैन जो हैं वो भी चाहते हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं वो आगे आए और आके जो भी उनके कोई मशवरे हैं या उनकी कोई खिदमत कर सकते हैं तो क्रिकेट बोर्ड उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है।
तो इसे देखते हुए मैं देखा है कि क्रिकेट बोर्ड में अब जो मौजूदा हालात हैं उसमें चेयरमैन साहब ने, ज़कात शरीफ साहब ने क्रिकेटर का नाम ज़्यादा लिया है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो फॉरवर्ड आएँ और उनके साथ चलें, और उसके बाद पाकिस्तान की जो क्रिकेट पिछले कुछ सालों से तबाह हो रही थी उसको बेहतरी करें। अच्छा, लेकिन हमने देखा आप पहले भी बॉलिंग कोच भी रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की आपने खिदमत भी की है, और अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं उनको ज़रूरत है कि उनको टिप्स दिए जाए? देखें, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इस वक्त पोटेंशियल जो है 10, 12, 15 फास्ट बॉलर हैं जो PSL और दूसरे टेस्ट मैचेस में मैंने देखे हैं। उनके थोड़े थोड़े फ्लॉज हैं, उनको अपना बताने की ज़रूरत है कि क्या बेहतर हो सकता है, उनकी इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकती है। तो वो उनकी वीडियोस वगैरह में देख के और वीडियोस के उसके बाद फिर मैं वो जो बॉलर्स होंगे उनको वीडियोस देख के उनकी थोड़ी बहुत जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है उनको बताऊंगा, लेक्चर दूंगा। इस तरह का मैं इंडोर भी काम करूंगा उनकी बेहतरी के लिए। उसके बाद फिर इसमें बेशुमार चीज़ें हैं कि आपके आइज़ कहाँ होनी चाहिए व्हेन आप गेंद काटते हैं, फिर आपके आर्म कहाँ जाना चाहिए, फिर क्लोजर टू द स्टंप्स बॉलिंग करनी होती है, फिर उसके बाद आप वेरी करते हैं। वेरी ये होता है कि आप क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, क्लोजर टू द क्रीज, वाइडर ऑफ द क्रीज, वो बैट्समैन को देख के कहाँ ज़्यादा वो शॉट खेल रहा है और गेंद की मूवमेंट क्या है। अगर गेंद बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है तो आप थोड़ा वाइडर क्रीज चले जाएं, अगर कम स्विंग है तो क्लोजर आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें देख के बतानी पड़ती हैं, जो मैं खुद एक्सपीरियंस है, सीखा है, वो मैं कहता हूँ मैं पास ऑन करूँ। ठीक है। दूसरा, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है ज़कात शरीफ साहब, उन्होंने सीनियर जो टेस्ट क्रिकेटर हैं उनको ये कहा है कि मेरी मदद करें, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो आप क्या समझते हैं क्रिकेट बोर्ड में किस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है इस वक्त? देखें, आज ही मैं देख रहा था कि मिसबा उल हक को उन्होंने एडवाइज़र लगाया अपना, और मिसबा ने जो ज़बरदस्त आदमी है, कैप्टन भी रहा है और सबसे कामयाब कैप्टन रहा है, और यही उसने कहा कि मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ और एडवाइज़र हूँ। और उसने भी ये कहा कि मैं शायद कोई सैलरी नहीं लूँगा, लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ आके जो ज़कात शरीफ साहब की अपना व्यूज़ वगैरह उनको बताता रहूँगा। तो ये बड़ी अच्छी मूवमेंट है ज़कात साहब की कि मिसबा जैसे प्लेयर को साथ लगाया है। इस तरह आमिर सुहेल है, उसके बाद और कई प्लेयर्स हैं। उसके ये मैं कहूँगा कि इस तरह के जो लोग आगे आएंगे, उसके बाद आपका काका ये कहते हैं उसको, इकबाल कासम, इस तरह उसके बाद फिर रनीम अहमद का बेटा है। तो इस तरह काफ़ी जो लोग हैं वो मेरा ख्याल है अगर फॉरवर्ड आए और एक अच्छी टीम अगर ज़कात शरीफ साहब बना लें तो मेरा ख्याल है कि उनकी भी मुश्किल आसान होगी और पाकिस्तान क्रिकेट की भी बड़ी, मुझे नज़र आ रहा है कि बेहतरी होगी। और ज़कात शरीफ साहब ऐसे अपना चेयरमैन हैं कि वो इन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देते हैं, और पहले भी जब वो लगे रहे थे कुछ साल पहले तो उस वक्त भी उन्होंने ओपन ट्रायल का सिस्टम चलाया था। PSL भी उन्हीं का फॉर्मेट है कि PSL उन्होंने जो फॉर्मेट बना के गए थे, बाद में दूसरों ने मटीरियलाइज जैसे भी किया है, लेकिन ये सारी इजाज़त तो चेयरमैन ज़कात शरीफ साहब की। अच्छा, दूसरा, ये आजकल जो क्रिकेट फैंस हैं वो कुछ नाराज भी हैं इस हवाले से कि जो एशिया कप हो रहा है उसके अंदर जो भारत की टीम है वो पाकिस्तान खेलने को तैयार नहीं है, लेकिन आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मशवरा देंगे, क्या करना चाहिए? नहीं, ये देखें काफ़ी सालों से ये चल रहा है, कोई आज की बात नहीं है। ये तो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी मामला है कि दोनों गवर्नमेंट्स अगर फैसला करेंगी तो तभी दो टीमें जहाँ पे इंडिया टीम आएगी। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि जैसे मामला चल रहे हैं और जो फॉर्मेट बन चुका है एशियन क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में और ICC ने जो प्रूव किया है उसके ऊपर मेरा ख्याल है अगर अमल करते रहें तो फिलहाल तो ऐसे चलना चाहिए। गैर मुल्की कोचेस के ऊपर ज़्यादा इंहिसार किया जाता है, हमारे जो लोकल क्रिकेटर हैं उनको इग्नोर किया जाता है, और बाज़ जो हमारे खिलाड़ियों में लैंग्वेज बैरियर भी होता है। तो क्या लोकल कोचेस और लोकल जो हमारा स्टाफ है उसके ऊपर इंहिसार ज़रूरी है? देखें, ये अभी जो फॉरेन कोच रखा हुआ है मिकी आर्थर,
वो तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ नजम सेठी ने जो इतनी इस तरह की हरकत की है कि ये एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया, 10,000 पर वीक उसको अपना पैसे देने हैं। तो एंड ही सिटिंग इन डार्बी, इंग्लैंड में डार्बी शहर में वो कोच है फुल टाइम, और वहाँ से बैठ के वो कहता है मैं टेलीफोन पे या इस तरह लिंक के ऊपर कोचिंग करूँगा, ये हालात देखूंगा। तो ये तो एक बड़ी गलत बात है। दूसरा, ये जो फॉरेन कोचेज आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा तो ये मुश्किल और नुकसानदेह है कि वो जब पाकिस्तान टीम के साथ टूर कर लेते हैं, जैसे ही ख़त्म हुआ अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाते हैं। हालांकि कोचेज को चाहिए कि स्काउटिंग सिस्टम करें, तमाम शहरों में फिरें, जो अच्छा प्लेयर निकल रहा है उसको जगह ब जगह जाके देखें कि उसकी किस कंडीशन में परफॉर्मेंस है, किन बॉलर और बैट्समैनों के खिलाफ है। तो ये सारी चीज़ देख के उनको मुल्क के अंदर ही रहना चाहिए फुल टाइम, वरना तो मेरा ख्याल है कि फ़ायदा कोई नहीं है। आपके अपने कोच अब इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं और उसके मैं कहूँगा कि उनको ज़रूर अवेल करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे थे सरफराज नवाज साहब के साथ, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर बराह रास्त वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आ गया और इसके साथ ही आर्टिकल 35A को भी ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद अब कोई भी भारतीय शहरी कश्मीर में जायदाद खरीद सकता है और जम्मू कश्मीर का शहरी बन सकता है। पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाह ये मुस्तकिल फैसला है कि आर्टिकल 370 की बहाली तक भारत के साथ कोई मुज़ाकरात या किसी किस्म की कोई तजारत नहीं होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से हम इनसे तफसीली बात करेंगे। 2019 के बाद कितने साल गुजर गए और अब हम कहाँ खड़े हैं, भारत का प्लान क्या है, भारत क्या सोच रहा है और आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है, इस हवाले पर डिस्कशन होगी। हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला। अब जब भी अगस्त का महीना आता है, ज़ाहिर है एक जश्न आज़ादी जो है वो तो हमारे जहनों पर आती ही है कि हमने वो मनानी है, लेकिन फिर साथ ही अब एक दुख और एक अजीब सी कैफियत में हर पाकिस्तानी कम अज़ कम जो भी एहसास रखता है, दिल रखता है, वो मुब्तला हो जाता है कि कश्मीर वो मसला है जिसका हल सालों गुजर गए, दिहाइयाँ गुजर गई, ना हम निकाल पाए और ना अगलों ने किसी भी किस्म की कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी या लचक दिखाई या किसी भी किस्म का कोई एहसास किया। और उसके बाद मतलब चेरी ऑन टॉप उनकी तरफ से वो ये हुआ, बोनस कह लें हम उसको या जो भी कह लें, कि उन्होंने आर्टिकल 370 और जो भी है वो ख़त्म कर दिए और 2019 से लेकर 2023 तक इतने साल गुजरने के बाद हम उनको मजबूर नहीं कर सके। क्या किया जा सकता है कि हम उनको समझा सकें या किसी किस्म का कोई प्रेशर दबाव इंडिया पर डाला जा सके कि इसका रिवर्सल हो जाए? देखें शिफा, बात यह है कि 6 अगस्त 2019 बिल्कुल इट वाज अ ब्लैक डे जब उन्होंने रिवोक किया 370 और 35A को और कश्मीर पे प्रॉपर तरीके से प्लान करके कब्जा कर लिया और वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए 35A को रिमूव किया ताकि वहाँ हिंदू जाएं, वहाँ पर रहें, प्रॉपर्टी लें, बिजनेस करें, कश्मीरियों को ज़िंदगी तंग कर दें, उनका कारोबार तबाह कर दिया, उनके जवान लोगों को अरेस्ट कर लिया। आपके सामने जो जुल्म बर्बरी औरतों बच्चों के साथ किए वो हम सबको मालूम है। बात यह कि यहाँ पर ये एक नेशनल इशू है एंड वी हैव टू टेक इट एज अ नेशनल इशू। इसके लिए हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं करना कि देखें कश्मीर की आवाज़ पाकिस्तान, जब उनका कोई औरत बूढ़ा बच्चा शहीद होता है तो वो पाकिस्तान के झंडे में उसको ड्रैप करते हैं। दैट मीन्स कि हाउ मच दे लव पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए, इसलिए हमें हर फोरम पे उठाना है। बात यह कि कैसे आप रिवोक कर सकते हैं जब एक यूनाइटेड नेशन का 1948 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, प्लेबिसाइट को राइट दिया जाएगा, तो फिर उनको क्यों नहीं दिया जाता? दुनिया अपनी नजरें दूसरी तरफ क्यों कर लेती है? और अब ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब आपने देखा कि वो चाह रहे हैं कि मणिपुर में भी, जहाँ पर इस वक्त क्रिश्चियन को साथ बड़ा जुल्म बर्बरीत कर रहे हैं 41%, वहाँ पर भी 371 जो है वो उसको अब वो रिवोक करना चाह रहे हैं। लेकिन इस पर क्योंकि वो क्रिश्चियन हैं तो यूरोपियन यूनियन ने बड़ा सख्त रेजोल्यूशन पास किया है। आपने देखा कि
इंडोनेशिया में जब इस्तांबुल में हुआ था वहाँ भी क्रिश्चियन को आज़ादी मिल गई, सूडान में आज़ादी मिल गई। आई एम श्योर कि अगर मणिपुर में भी उनको आज़ादी मिलती है जैसे वो चाहते हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट में, तो फिर एक स्टार्ट हो जाएगी इंडिया की ब्रेक के जी वो डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेशन के। उसके बाद वहाँ पर नागा, मिजो, आसामीज, फिर कश्मीर, फिर सिख, वहाँ की अपोजिशन जमातों ने मिल के इत्तेहाद बनाया इसके खिलाफ, वोटर को कॉन्फिडेंस मूव कर दिया है। जिसमें सबसे बड़ी बात है जो एक्सट्रीमिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उदय ठाकरे, अगर आपको याद हो, तो उनने शिवसेना ने भी उनके साथ इत्तेहाद कर लिया कांग्रेस पार्टी का। तो ये बड़े पॉजिटिव स्टेप्स हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन, बट पाकिस्तान को अपना हर वक्त स्टैंड लेना है और प्लेटफॉर्म हमारे पास ओआईसी का है। ओआईसी में जाके वहां से इकट्ठे इस मुसलमानों को अच्छा, एक तो ओआईसी है हारिस साहब जी, एक तो ओआईसी है और एक है फिर यूनाइटेड नेशंस और इस किस्म की बाकी इंटरनेशनल बॉडीज, ह्यूमन राइट्स कमीशन और ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह जो हैं इस किस्म के इदारे। हम अब ज़ाहिर है आपने चूंकि बात की मणिपुर की, वहाँ पर क्रिश्चियंस की आबादी है और बस एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ख़ास किस्म की एक आइडियोलॉजी बनाई गई, फिर टेररिज्म से उसको जोड़ा गया, फिर और एक ख़ास किस्म का की राय हमारे बारे में कायम की गई है, जिसकी वजह से हम अपना जेन्युइन केस भी अगर कहीं उनके फोरम्स पे या उनकी इंटरनेशनल बॉडीज़ में लेके जाते हैं तो उनके जहन में एक बायस होता है उसको सुनते हुए, और वो उसको उस तरह से एक पार्टिजन के बगैर, एक जिसको हम कहते हैं कि खालिसतन गैर जानिबदारी से नहीं सुनते उसको, और हमेशा कोई ना कोई आके उसमें खलल भी डाल देता है। तो हम किस तरह से अपना केस बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं? हमने ये भी देखा कि वज़ीर ख़ारजा जो है हमारे बिलावल भुट्टो साहब, वो इंडिया का जो उनका दौरा था, और ऑल्दो आगे से तो उनको उस तरह से वो रेसिप्रोकेट नहीं की गई, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कम से कम इतनी जिम्मेदारी दिखाई कि उन्होंने कहा कि भाई हम इस फोरम को सीरियसली लेते हैं और मैं आया हूँ यहाँ पर, और फिर उनका जो इंटरव्यू था। तो आप किस तरह से देखते हैं अब की हुकूमत किस तरह से इसको मैनेज कर सकती है बेहतर तरीके से? देखिए, फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो ने बहुत पाकिस्तान का मुकदमा और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ तक किया कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने कह दिया कि बुचर ऑफ गुजरात, जिस पे बड़ा वावेला शुरू हो गया था। बात यह कि देखें, हमें ओआईसी के प्लेटफॉर्म को इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि वहाँ से अगर इकट्ठा रेजोल्यूशन जाए यूनाइटेड नेशन में और वहाँ से जाए कि जी एक स्टैंड ले ओआईसी के, जी ये एक बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पे जेनोसाइड हो रही है, जो जुल्म बर्बरी होता है, जो यूनाइटेड नेशन को अपना रेजोल्यूशन को सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाने की बात है। इसलिए अगर यहाँ से जाएंगे, और सेकंड हमारा यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर थे 5 और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, टोटल 15 है, क्या हम उनको अप्रोच करते हैं? ये हमारा सबसे बड़ा एक कमजोर पॉइंट ऑफ व्यू है कि बात वहाँ पर होती है ये 15 ममालिक की, परमानेंट 5 और 10 जो नॉन परमानेंट है, इनसे हम कम्युनिकेट नहीं करते। हमारी यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर है जो होते हैं, ही शुड गो एंड टॉक टू देम पर्सनली, एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज हैपनिंग, इसके आफ्टर फैक्ट क्या है। फिर हम चाइना और रशिया जो दो हमारे रीजन में इस न्यूक्लियर मुल्क हैं, उनकी परमानेंट रिप्रेजेंटेशन है यूनाइटेड नेशन में, दे शुड बी टोल्ड कि इस खिते में कश्मीर इज अ फ्लैश पॉइंट, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, इससे इस खिते को क्या नुकसान हो सकता है, ये अगर इसके आपके पेट में कहाँ, और फिर दुनिया कैसे आएगी। हमें ये चीज़ें बताने की, इस पे हमें हर वक्त झुकाना रहना चाहिए। तो आई थिंक अब एक यूनाइटेड फ्रंट जो इंडिया में खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी उम्मीद है कि वो अब उनकी हुकूमत ख़त्म करेगा, और जो ये हुकूमत ख़त्म होगी तो मॉडरेट हिंदू जो हैं, जो एक सेकुलर इंडिया होता था, उसका दोबारा चेहरा नजर आएगा। लोग जो भी रियलाइज कर रहे हैं कि ये एक अखंड भारत एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू बनता जा रहा है, तो वो इससे मेरे ख्याल में ओवरऑल भी फर्क पड़ेगा और पाकिस्तान के स्टांस को लोग समझने शुरू हो जाएंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, क्या हम अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस ला सकते हैं? मिसाल के तौर पे एक तो वो तरीका है कि मैं तुमसे बात ही नहीं करता, जाओ जो करना है जो कर लो, और एक वो तरीका है कि अब हमें पता है कि 2019 से लेकर 2023 तक उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमने ट्रेड किया नहीं किया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमने इंगेज किया नहीं किया, बात की नहीं की, डायलॉग किया नहीं किया। एक तरफ अगर हम अफ़गानिस्तान में डायलॉग से चीज़ें हल करने के इतने हम मतलब रहे हैं हामी, तो फिर हम अपना मसला क्यों नहीं डायलॉग से हल कर सकते? जाहिर है अगर अगला नहीं बैठ रहा, अगला रेकलेस हुआ हुआ है, रेबेलियस हुआ हुआ है, तो हम तो रेकलेस या रेबेलियस नहीं है ना, हम तो जिम्मेदारी दिखाते हैं। तो क्या हमें किसी मीडिएटर को साथ लाके, और इसमें अगेन ओआईसी या हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जो इंडिया के भी दोस्त हैं, उनसे कोई मदद हासिल करके कुछ साथ बैठने का, टेबल पे कम से कम उसको लाने का, ताकि किसी किस्म की कोई होप मिले कश्मीरी हमारे भाई बहनों को भी, उनको भी एहसास हो कि हाँ भाई अब बिल्कुल ही खात्मा नहीं हो गया बातचीत का, ये ले आए टेबल पे, हो सकता है इससे कुछ निकल आए हल। देखें, इसमें दो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। नंबर 1 कि हमें बिल्कुल ओआईसी ममालिक को एक्टिवेट करना चाहिए, और वहाँ से क्योंकि उनके बहुत बिजनेस इंटरेस्ट हैं
मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के इंडिया के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है और इसीलिए वो इंडिया से ताल्लुकात ख़राब भी नहीं करते हैं। नंबर उनको यूज़ किया जाए, उनका इंटरेस्ट इस्तेमाल किया जाए कि जी उनके इंटरेस्ट हैं तो लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो और उनका बिजनेस चले। लाइकवाइज अब जो पाकिस्तान ने इकोनॉमिक तरक्की का एक नया सिस्टम बनाया जिसमें आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन आपने काउंसिल बना दी है, फिर एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना दी है जिसमें $10 बिलियन तो सिर्फ सऊदी अरब लेकर आ रहा है रिफाइनरी लगाने के लिए गवादर में। लाइफ पे $3 बिलियन वो ज़रात में दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपके डिफेंस प्रोडक्शन में आ रहे हैं। जब आपका फोकस होना चाहिए कि आप इकोनॉमिक तरक्की करें, जब आप इकोनॉमिक तरक्की करते हैं, आप देखें एक इस्लामिक मुल्क है, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी जियोस्टेटिक लोकेशन बहुत अच्छी है, हमारे पास दुनिया की मानी लड़ाका फौज है। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपने मुल्क में मफादात में करेंगे जो वो नहीं चाहते हैं। दिस इज़ द मेन इशू कि अफगानिस्तान को पीसफुल क्यों नहीं करना चाहते, क्यों वेपन एमरी चौंके गए अमेरिकन, ताकि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो, अनस्टेबल अफगानिस्तान हो, ना तो हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रल बने, ना चाइना के साथ हमारा सीपैक मनसूबा कामयाब हो, ना हम इकोनॉमिक तरक्की करें। सो अब जब आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर सऊदी अरब मिडिल ईस्ट कंट्री $20-25 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरीके से चाइना इन्वेस्ट करता है, देन दे विल पुट प्रेशर ऑन इंडिया। अब आप बैठ के अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें। यू नीड टू हैव, चाइना ने क्या कि कोई झगड़ा नहीं कर रहा, इतने इराक में गए हैं, वो लिबिया में गए हैं, सीरिया में गए अमेरिकन, अफगानिस्तान में, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की किया। सी टुडे हाउ मच दे आर कंट्रोलिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हम ये कहते हैं कि अब आपको ये चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें अगर आप आज इनसे मुज़ाकरात करते हैं तो आप एक्सेप्ट करते हैं वो कि कश्मीर का स्टेटस को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी ठीक है जी कब्जा हो गया, आज इकोनॉमिक तरक्की की बात करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत ने कंडीशन लगाई हुई है कि जी हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे जब आप वो इसको ख़त्म करेंगे 370 को 35A को। और इन इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है, इन्हीं के एयर फ्लाइट जो बंद है उनको इतना कॉस्ट पड़ रही है, यू कैन इमेजिन। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही कीना परवर इंसान और ट्रेड से हो सकती है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी ट्रेड से, तो ये है जो चीज़ें हमें करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की, क्योंकि इकोनॉमी की आपने बात की है, ये तो बात हो गई कश्मीर की, अब इससे आगे बढ़े पाकिस्तान की तरफ आएँ तो हमारा एक और मसला भी रहा है और हम उससे अच्छा खासा निमट चुके थे, जो कि है दहशतगर्दी। बाजौड़ में होने वाले दहशतगर्दी के हमले पर भी ज़रा बात करते हैं कि एक नई वेव देखने में आई है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान में कुछ अरसे से दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो सर उठा रही है और बड़ी तशवीशनाक बात है। इसको आप किस तरह से देखते हैं और टाइमिंग से आपको क्या ये चीज़ बताती है कि एक तरफ चीनी नायब वज़ीर आज़म ने आना था पाकिस्तान, वो पहुंचा है, उधर दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल कन्वेंशन में धमाका होना और इतने लोगों का शहीद हो जाना, तो ये हमें क्या बताता है और हमें अब इसके लिए क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक न्यू एक्शन प्लान होना चाहिए, न्यू नेशनल एक्शन प्लान। देखें शिफा, बात सिंपल सी है कि चाहे इंडिया हो या अमेरिका हो, दे डोंट वांट के पाकिस्तान सीपैक बनाए, गवादा पोर्ट बनाए, उनकी अपनी एक इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है, नजर आती है। इसीलिए जब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आए हैं पाकिस्तान तो ये वहाँ पर धमाका हो गया। इससे पहले भी ऐसे ही होता रहा। वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ प्लेस फॉर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, वो चाहते हैं कि सीपैक हमारा कामयाब ना हो, अफगानिस्तान में लड़ाई छिड़ती रहे, अफगानिस्तान में हालात ख़राब हों, वहाँ से टेररिज्म पाकिस्तान में आता रहे। इसलिए रॉ इंडियंस रॉ को और इंडिया को इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉक्सी के पाकिस्तान में प्रॉब्लम रहे। साउथ चाइना सी के लिए चाहते हैं वो कि चाइना के खिलाफ उसको इस्तेमाल करें। हमें देखना ये कि हमने नंबर 1 जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। और अब इलेक्शन होने के जा रहे हैं, सारे पाकिस्तान में इलेक्शन मोड में पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं। ये राइट मौका है जिस वक्त वो ऐसे हालात करेंगे। तो इसके लिए पाकिस्तान को एक यूनाइटेड पॉलिसी बनानी चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी पर एक पेज पे होना चाहिए एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न। नंबर 2, मुसल्लह भाई देखें पूरा कोशिश कर रहे हैं, हर वक्त शहादतें दे रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर अंत तक कोशिश कर रहे हैं, वो कोयटा में भी गए, फिर वहाँ भी उन्होंने तशवीश का इज़हार किया तालिबान से, फिर वो ईरान गए, वहाँ जाके बात की, बड़े मौसर अंदाज में बात की कि दोनों मिल के स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान में करें। लेकिन साथ अब आई थिंक पानी सर से गुजर रहा है, आपकी मुसल्लह फ़ौज सिक्योरिटी एजेंसी पूरा काम कर रही है। यू विल नॉट बिलीव शिफा, 95% टेररिस्ट जो और होते हैं ना एक्शंस,
वो उससे पहले ये बस्ट कर देती है, पकड़ लेते हैं, इनको सहूलतकार पकड़े जाते हैं, लेकिन 1-2% जरूर निकल जाते हैं जी। उसके लिए अब हमें ये स्ट्रैटेजी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, दे शुड गो टू अफगानिस्तान। व्हाई डोंट दे विजिट? आपके प्राइम मिनिस्टर एक दफा भी नहीं गए हैं, दुनिया में जा रहे हैं, जाके बात करें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें, बताएंगे। अगर आप नहीं करते फिर हम अपने बॉर्डर एरिया में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। एटलीस्ट हम उनको बताएंगे अगर आप नहीं करते प्लीज चेक देम बैक। वी कांट अपने कितनी मेहमानदारी करनी है, देयर इज अ लिमिट टू इट। तो ये सारी चीजें हमें एक होलसेल पॉलिसी बनाए और फिर नेशनल एक्शन प्लान जब बना हुआ है उसी को अमल करें। दैट इज द बाइबल। आप उसको इस्तेमाल करें। क्यों नहीं नेक्टा को फॉल करते हैं? आप क्यों नहीं इसको ज़्यादा पावर देते हैं जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन की इकट्ठी हो और फिर डिसेमिनेशन हो? सेफ सिटीज क्यों नहीं बनाते हैं? आप क्यों नहीं कैमरे ऐसे लगाते हैं कि ओवरलैपिंग कैमरा के जहाँ से निकलता है टेरेस और जहाँ जाता है पकड़ा जाए? ये सब चीज़ें डूएबल हैं। द ओनली थिंग इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ मेंटल रिजॉल्व। और हम आज ये इंसिडेंट हुआ है, एक हफ्ते के बाद सब भूल जाएंगे। यही होता है। लैक ऑफ प्रायोरिटीज आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद, और बात हो रही थी कश्मीर के हवाले से भी और अफ़गानिस्तान के साथ किस तरह से डील करना है, दहशतगर्दी का खात्मा कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। और एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ते हैं। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपको दोबारा अवैस की तरफ लेके चलेंगे कि अवैस अब इस वक्त क्या कर रहे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब ज़रा जानते हैं कि हमारा अपना नुमाइंदा जो है वो जो हमारे साथ अक्सर यहाँ पर, अक्सर नहीं बल्कि रोज़ाना यहाँ पर मौजूद होते हैं, अवैस मंगलवाला साहब, वो कहाँ हैं? ज़रा उनसे बात करते हैं। वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन किसी और जगह से। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कहाँ पर हैं आप, क्या कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम शिफा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला किसी को भी आप जैसा बॉस ना दे। देखें, आप छुट्टियों पे जाती हैं, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से ये जो डिमांड है ना कि छुट्टी पे जाओ तो भी काम करो, तो ये बात सही नहीं है। लेकिन चलें, अब गरीब आदमी क्या कर सकता है, जो आप कह रही हैं वो मानना तो पड़ेगा मुझे। तो बहरहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीलंका में, और ये मेरे पीछे आपको जो नज़र आ रहा है ज़बरदस्त समुंदर, श्रीलंका के बारे में आप जानते हैं, समुंदर में घिरा हुआ है। तो ये है श्रीलंका, और मैं इस वक्त जो बीच रोड है कोलंबो का, वहाँ पर एक होटल में रुका हुआ हूँ। अब प्लान क्या है, एक्टिविटी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला दिन है, तो पहले दिन जो करने के काम है वो मैं थोड़ी देर में आपको बता दूँगा, और ज़रा जाकर देखते हैं सड़कों पर क्या हो रहा है। कुछ जो काम मुझे करने हैं वो मैं करूँगा, साथ साथ आपको मैं बताता रहूँगा कि श्रीलंका में क्या एक्टिविटीज़ है, सड़कों पर क्या नज़र आ रहा है, साइट सीइंग की कौन सी जगह हैं, मुख्तलिफ जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मैं आपको बताता रहूँगा। तो बस मेरे साथ रहिए, आप वहाँ स्टूडियो में और मैं यहाँ छुट्टी पर भी काम करता रहूँगा। ठीक है जी, हम आपके साथ ही रहते हैं। आप कोलंबो श्रीलंका श्रीलंका बड़ा चाय शाय पी ली, उधर तो चाय पी लेना, उधर चाय पी लेना लाजमी। ये भी एक ऑर्डर है, आप इसको ऑर्डर ही समझे जो आपको मेरी तरफ से मिल रहा है। और पहले दिन के काम अब अवैस हमें बताएंगे कि जब आप कोलंबो में लैंड करें, श्रीलंका जाएं, तो पहले दिन के करने के काम क्या होते हैं। अवैस, अब आपकी तरफ हम आ रहे हैं, सब काम धंधा छोड़ के हम आ गए आपकी तरफ, ये जानने के लिए कि कोलंबो में पहले दिन के करने वाले कौन से काम होते हैं। अब आपका प्लान क्या है, हमें ज़रा ये बताएं। अच्छा, श्रीलंका के बारे में हम जो बात जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग वो ये है कि श्रीलंका बिल्कुल इंडिया के नीचे एक वो जो आंसू का कतरा होता है उसका शेप वैसा है, और इसीलिए इसको ईयर ऑफ द इंडियन ओशियन कहा जाता है। और ये है वो ओशियन मेरे पीछे, इंडियन ओशियन। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है और ये खूबसूरत जगह है, अच्छी ज़बरदस्त सी हवा चल रही है। अच्छा, अब करने के काम क्या है पहले दिन के, ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले श्रीलंका की जो करेंसी है वो हमारी करेंसी से भी थोड़ी सी लो है, लेकिन बहुत कम फ़र्क है। तो आपको ऐसा लगेगा कि जितने पैसे आप पाकिस्तान में किसी चीज़ के खर्च करते हैं तकरीबन उतने ही या उससे थोड़े से कम पैसे आप यहाँ पर खर्च कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मुझे एक मनी चेंजर के पास जाना है, वहाँ पर मैं कुछ करेंसी एक्सचेंज करवाऊँगा। डॉलर्स और पाउंड वगैरह मैं अपने साथ ले आया था ताकि यहाँ पर उसको चेंज करवा लिया जाए। उसके बाद एक इंटरनेट और एक कॉल्स वगैरह के लिए एक सिम लेनी है। ये दो काम करूँगा मैं, और फिर देखते हैं आगे हमें क्या नज़र आता है। बसें भी चल रही हैं यहाँ पर, रिक्शा भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है श्रीलंका का, उसमें पब्लिक बसेस भी हैं, ट्रेन भी है, ये ट्रेन की पटरी है पीछे, और रिक्शा भी है। और बड़ा आसान है यहाँ पर रिक्शा में बैठना, क्योंकि आप बस उतरें
आपको होटल के बाहर से रिक्शा मिल जाएगा और उसके अंदर मीटर भी लगा हुआ होगा। मीटर से चलते हैं तो कोई इसमें हेरा फेरी भी नहीं होती। आप सिर्फ रिक्शा के पास आएँ, उसको आप जगह बताएं कि कहाँ जाना है और वो आपको मीटर ऑन करेगा और सुकून से ले जाएगा। ये चीज़ हमारे यहाँ पे बड़ी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो ये रिक्शा वाले भाई कहाँ गए? हेलो, ढूंढता हूँ भाई, ये बिजी लोग हैं। ओके, सो वी हैव टू गो टू द मनी एक्सचेंजेस शॉप on this road, and then we have to go to Havelock Road. Okay, you have meter? Show me the meter. आजा भाई, मीटर दिखा देंगे। ये मीटर लगा हुआ है, तो मीटर स्टार्ट होगा और हम चलना शुरू कर देंगे। भाई ये ज्वेलर्स भाई जो हैं रिक्शा वाले, इन्होंने इतनी देर के 435 रुपये बना दिए। ज़ाहिर है मीटर से आप आए हैं तो कोई पड्डा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई तकरार नहीं होगी। आराम से आपने पैसे दिए और आप आगे चले गए। ये लो जी। सबसे पहला काम मनी चेंजर से पैसे एक्सचेंज करवाना। अच्छा, यहाँ पर जो करेंसी का रेट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अराउंड ऑलमोस्ट इक्वल टू पाकिस्तानी रुपी है। अच्छा, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ कोई 20 पाउंड्स चेंज कराए हैं और 20 पाउंड्स के इन्होंने मुझे 8,500 श्रीलंकन रुपए दिए हैं। तो अब ये रुपए लेकर मैं निकलूँगा और कोशिश करूँगा थोड़े पैसे उड़ा लूँ, थोड़े पैसे बचा लूँ। अब मुझे एक चीज़ जो लेनी थी इसके अलावा वो भी मैंने ले ली है और वो है सिम कार्ड। अच्छा, सिम कार्ड के लिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बंडल ऑफर्स हैं जो कि आपको एक हफ़्ते तक, अगर आपका ट्रिप है 3 दिन का ट्रिप है, 1 हफ़्ते का ट्रिप है, महीने भर का ट्रिप है, तो वो आप सिम कार्ड ले लीजिए। उससे आपको डेटा मिल जाएगा और कॉल्स अनलिमिटेड करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर किसी को कॉल करना चाहें आप कॉल कर सकते हैं और आपको डेटा मिल जाएगा ताकि मैप वगैरह आप जहाँ बाहर इस्तेमाल करना चाहें वो आप आराम से इस्तेमाल कर सकें। तो ये काम मैंने दोनों कर लिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। पहली चीज़ जो आपने किसी भी जगह पर आकर करनी है वो ये है कि पैसे चेंज करवाने हैं ऑब्वियसली, और सिम कार्ड ले लेना है। सस्ता सिम कार्ड, तकरीबन 450 रुपये का ये सिम कार्ड मिला है मुझे और उसके अंदर सिम की कीमत 150 रुपये थी और ये 300 रुपये जो है वो उसके अंदर डेटा और कॉल्स के हैं। तो ये आप आराम से ले लेंगे। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर जो आपको सिम कार्ड दे देती हैं और आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मज़ीद क्या है। ये देखो भाई, बड़ी ज़बरदस्त काम की चीज़ नज़र आई है मुझे। ये है पब्लिक टॉयलेट और इतना अच्छा पब्लिक टॉयलेट बना हुआ है, बाहर से देखने में इतना अच्छा लग रहा है, बंदे का खुद दिल करे कि आप अंदर चले जाए पब्लिक टॉयलेट के। अब एक हमारे वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं और एक ये पब्लिक टॉयलेट्स हैं, फ़र्क साफ जाहिर है। तो कितना खूबसूरत बना हुआ है। इधर आओ, ये इसमें काउंटर भी बनाया हुआ है। इधर आए, ज़रा काउंटर बनाया हुआ है कि आप यहाँ पर 10 रुपये दें आकर और ये जो है वो इस पब्लिक टॉयलेट को आप इस्तेमाल कर लें 10 रुपये में। हमारे यहाँ पे भी यही है, 10 रुपये 20 रुपये इसी तरीके से चल रहा होता है। वो आप जब मोटरवे पे जाते हैं तो हमें नज़र आते हैं वो 50-50 रुपये के VIP टॉयलेट। तो ये वही वैसा ही VIP टॉयलेट लग रहा है और बेहतरीन तरीके से इन्होंने साफ़ करके रखा हुआ है। जो टूरिस्ट यहाँ पर आएँ आराम से इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने वक्त निकाला उधर जाकर भी हमारे लिए और मेरे ऑर्डर को आप फॉलो करते रहे और काम कर रहे हैं वहाँ पर। वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें जो 2 मैंने आपके इस बयान से ली जो आपने हमें कोलंबो जाकर दिया है, वो एक तो ये है कि सफाई। अवैस सड़कों पर हमें नाजरीन खड़ा हुआ नज़र आया, पीछे एक रैपर, एक सिगरेट का बट, कोई जूस का डब्बा नहीं उड़ रहा था, और दूसरा कि उनकी करेंसी डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी हमसे थोड़ी सी ही ऊपर नीचे, ये सोचने वालों के लिए सोचने की बात है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।